आज हम अध्याय 14 में ऊर्जा के स्रोत का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा के स्रोत मतलब क्या हुआ? ऊर्जा उत्पन्न करने के साधन। तो हमारे भूमंडल में सूर्य ही एक सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है और वायुमंडल में इसका अधिक से अधिक प्रकाश अवशोषित हो जाता है तथा केवल 10% ही जल और थल में प्रवेश करता है। थल के तापन के लिए तथा जल के वाष्पीकरण के लिए उपयोग होता है और यह ऊष्मागति के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। तो हम सबसे पहले एक बड़े से पत्थर को बहुत ऊपर की ऊंचाई से नीचे फर्श पर जब गिराते हैं तो वह तेज ध्वनि के साथ गिरता है और उसमें एक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तथा एक ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊष्मीय ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं तथा उसमें से एक चिंगारी निकलती है, वह हमें गतिज ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। अतः हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकती है, अर्थात ऊष्मा हमारे प्रगति में स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। इस उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का संचित भंडार होता है। यह अपना रूप बदल सकती है, मतलब स्थिर ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ सकती है, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपको सबको ज्ञान होना चाहिए कि स्थिर ऊर्जा हम किसे कहते हैं। किसी वस्तु में छुपी हुई ऊर्जा को हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं और चलायमान वस्तु में गतिज ऊर्जा विद्यमान रहती है। शारीरिक कार्य को चलाने के लिए हमें पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा विद्युत संयंत्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा भोजन पकाने और वाहनों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे प्रकृति में पाई जाती हैं जो कि सिर्फ रूपांतरित ऊर्जा का रूप है। अब हम देखेंगे कि उत्तम ऊर्जा कौन सी होती है और उसके क्या गुण होने चाहिए, उत्तम ईंधन क्या होता है, इसे हमें सब करने के लिए इसके गुण को पहचानना चाहिए। वह ऊर्जा जो कि सरलता से सुलभ हो सके और नंबर 2 इसकी जो है भंडारण या परिवहन में आसानी हो तथा तीसरा इसका गुण ये होना चाहिए कि प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य कर सके तथा यह एक महत्वपूर्ण यह है कि यह सस्ती और सरल होना चाहिए। ऐसी ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होती है। तो बच्चों, हम अब अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का और अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ अनवीनीकरण ऊर्जा होती है जो बहुत पहले होती थी और कुछ आजकल नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त की जाती है जिसे कि नए नए साधन उपयोग में लाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले ऊर्जा के पारस्परिक स्रोत पढ़ेंगे जिसमें कि जीवाश्मी ईंधन प्रथम है। जीवाश्मी ईंधन मतलब क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा कोयले, पेट्रोलियम आदि में से जमीन के अंदर स्टोर किए हुए होने पर उनमें ऊर्जा संचित होती है, इसी के भी हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म से उत्पन्न होने वाले ऊष्मा को या ईंधन को हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे बड़ा अधिक सामान्य स्रोत लकड़ी का या और अन्य जल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। अतः औद्योगिक क्रांति के लिए हमें इन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी।
विश्व में ऊर्जा की मांग आश्चर्यजनक से वृद्धि हो रही है। इसकी बढ़ती हुई मांग की अधिकांश पूर्ति जीवाश्मी ईंधन, कोयला या पेट्रोलियम से की जाती है। मांग में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा स्रोत का उपयोग औद्योगिकरण में विकास हुए, परंतु ये ईंधन करोड़ों वर्षों से बने हैं, अब केवल इनके सीमित भंडार शेष बचे हैं। इसीलिए जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत माने जाते हैं। इन्हें संरक्षित नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम इन स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे भंडार शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे। जीवाश्मी ईंधन के जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की कुछ सीमाओं तक दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। इसी के साथ दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसें और राखों के वातावरण में पलायन को कम करने की अलग अलग विधि बताई जाती है। और क्या आप यह जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन का गैस स्टोव तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होने के कारण विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी बहुत मुख्य रूप से ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए वह हमारा टरबाइन है। सरलतम टरबाइनों का गतिशील भाग रोटर ब्लेड संयोजन है। गतिशील तरल ब्लेडों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर की ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार बच्चे हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देना पड़ता है ताकि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो के शाफ्ट को घुमाया जाता है। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जो आज के परिदृश्य में आवश्यकता बन गई है। डायनेमो के शाफ्ट को घुमाने के लिए अलग अलग ढंग हो सकते हैं। हम कुछ इस प्रकार के विद्युत स्रोतों का ज्ञान करेंगे, जैसे तापीय विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयले और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले और तेल के क्षेत्रों के पास ही स्थापित कर दिए जाते हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। और जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, यह बच्चे समझेंगे अपन। ऊर्जा एक अन्य पारस्परिक स्रोत बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा या किसी ऊंचाई पर स्थित जल की ऊर्जा होती है। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित कर देती है। चूंकि ऐसे जल प्रवाहों की संख्या बहुत कम होती है जिनका उपयोग स्थित ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके, अतः विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबद्ध किया जाता है। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग की चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा ही की जाती है। और यही हर बार जब भी वर्षा होती है तो जलाशय भर जाते हैं। जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है, जिसके फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्ण गति करने लगते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। इसीलिए जल विद्युत ऊर्जा को एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। अतः हमें जीवाश्मी ईंधन
की भांति किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त होने वाली स्रोत पर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्र भी निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण में विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजना का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं के कारण ही हुआ था। तो बच्चे, जैव मात्रा या बायोमास क्या होता है, यह आप ध्यान दीजिए। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यदि हम यह निश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाएंगे और जलाने की लकड़ी के लिए निरंतर आपूर्ति संभव हो सकेगी। ईंधन के रूप में उपायों के दहन से हम भलीभांति परिचित हैं। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन की स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में ज्ञान करवा सकती है। चूंकि ये ईंधन पादप और जंतु उत्पाद हैं, इसीलिए इन ईंधन के स्रोतों को हम जैव मात्रा कहते हैं। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते और इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं भी निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकियों का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल ही रह जाता है। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। इससे अपेक्षाकृत कम धुआं उत्पन्न होता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। इसी प्रकार गोबर फसलों के कटने के बाद जो अपशिष्ट बचता है वह सब्जियों के अपशिष्ट पदार्थ आदि विविध पादप और वाहित मल जल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने लगते हैं तो बायोगैस बनती है या जैव गैस बनने लगती है। इसी गैस को बनाने के लिए उपयोग में आने वाला आरंभिक पदार्थ गोबर ही है। इसलिए हम इसको गोबर गैस भी कहते हैं। हम इसे एक संयंत्र में दिखा सकते हैं कि यह किस प्रकार गोबर गैस बनाई जाती है। तो चित्रों के अनुसार इस संयंत्र में ईंटों से बनी एक गुंबद जैसी संरचना होती है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का गाढ़ा घोल बनाकर डाला जाता है, जिसे सैलरी कहते हैं या कदर्म कहते हैं, जहां से इसे एक डाइजेस्टर या संपाचित्र में डाल देते हैं। संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अवायवीय सूक्ष्म जीव इन्हें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। गोबर की सैलरी की जटिल यौगों का अपघटन कर देते हैं। अपघटन प्रक्रिया पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन ही लगने लगते हैं और जैव गैस की संपाचित्र या डाइजेस्टर के ऊपर बनी गैस की टंकी में संचित किया जा सकता है।
जैव गैस को गैस की टंकी के उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है और यह धुआं उत्पन्न किए बिना ही जलती है। लकड़ी, चारकोल और कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के बाद राख जैसा कोई अवशेष नहीं बचता। इसके तापन क्षमता भी उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत में भी किया जा सकता है। जैव गैस संयंत्र में शेष बची सैलरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकाल कर दिया जाता है और इसे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें उत्तम खाद मिलती है और साथ में अपशिष्ट पदार्थ भी अधिक मात्रा में मिल जाते हैं और जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है। अब हम इसी टरबाइन के आधार पर या उद्योग में लिए जाने वाले एक पवन ऊर्जा का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम देख चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य के विकिरण द्वारा भूखंडों पर या जलाशयों के असमान तत्व उत्पन्न होने के कारण वायु में एक गति उत्पन्न हो जाती है। पवनों का प्रभाव तेज हो जाता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य को करने में होता रहता है। उदाहरण के लिए किसी भी पवन चक्की को जल पंप में पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्ण गति का उपयोग करके कुओं से जल को खींचने में भी किया जाता है। पवन चक्की या आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। पवन चक्की की संरचना किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी भी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पे खड़ा कर दिया जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनेंद्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जा सकती हैं और इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फॉर्म कहते हैं। सौर ऊर्जा का छोटा भाग ही पृथ्वी की वायुमंडल की बाह्य परत में पहुंच पाता है। इसका लगभग आधा भाग वायुमंडल में गुजरते समय अवशोषित हो जाता है, शेष भाग पृथ्वी पर ही आ पाता है। 5 करोड़ वर्ष की निरंतर वर्तमान दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा विकृत कर रहा है और इस दर से भविष्य में लगभग 5 करोड़ वर्ष तक ऊर्जा विकृत करता रहेगा। अब हम इसको समझने के लिए कुछ संयंत्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे सौर कुकर क्या होते हैं, वह किस प्रकार कार्य करते हैं। सर्वप्रथम परिस्थितियों में परावर्तक पृष्ठ और श्वेत पृष्ठ या हम क्या बोलेंगे कि सफ़ेद पृष्ठ की तुलना में काला भाग अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषित करता है और सौर कुकरों तथा सौर जल तापकों की कार्यविधि इसी गुण के उपयोगिता पर आधारित है। कुछ सौर कुकरों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप और उच्च हो जाता है और सौर कुकर में कांच की शीट का ढक्कन होता है। अतः हम यह सरलता से देख सकते हैं कि कुछ निश्चित समय के लिए भी सौर ऊर्जा इसमें अवशोषित हो पाती है और इस सौर ऊर्जा के उपयोग की सीमा पर सौर सेलों का उपयोग भी किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। धूप में रखे जाने पर एक प्रारूपी सौर सेल में 0.5 से 1.0 वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वोल्ट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। इसका व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त की जाती है। सौर सेल के साथ प्रमुख यह एक लाभ है
कि इसमें कोई भी गतिमान ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। इनका रखरखाव बहुत सस्ता होता है तथा ये बिना किसी फोकसन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह भी है कि इसे सुदूर और अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है। इन्हें एक ऐसे छितरे हुए बसे हुए क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां शक्ति संचरण के लिए केवल बिछाना अत्यंत खर्चीला और व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ज्वारीय ऊर्जा होती है, तरंग ऊर्जा होती है और कुछ तापीय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा भी होती हैं। इसको हम अच्छी तरह समझेंगे कि यह ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है। घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में, समुद्रों में जल का स्तर चढ़ता और गिरता रहता है। यदि हम समुद्र के पास रहते हैं या समुद्र के पास किसी स्थान पर जाते हैं तो यह देखते हैं कि समुद्र में जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है और यही परिघटना ही ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्णीय क्षेत्र पर बांध का निर्माण करने के लिए किया जाता है। बांध के द्वारा या बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। अब आते हैं अपन तरंग ऊर्जा। इसी प्रकार समुद्र के तट पर या समुद्र के तट के पास विशाल तरंगों की गति ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने के लिए इसी ढंग से ट्रैप किया जा सकता है। महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगें उत्पन्न होती हैं। यही तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग हो सकता है। जहां तरंग अत्यंत प्रबल होती है, तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए अलग अलग युक्तियां विकसित की जाती हैं ताकि टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सके। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? तो बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जा सकती है? नाभिकीय विघटन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करा के हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विघटन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। अब हम आपको बताएंगे कि ऊर्जा का कोई स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है। हम ये पहले देख चुके हैं कि हम अधिक समय तक जीवाश्मी ईंधन पर निर्भर नहीं रह सकते। इसी प्रकार के स्रोतों को जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम ऊर्जा के समाप्त स्रोत या अनवीनीकरण स्रोत कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम लकड़ी जलाने में उपयोग होने वाले वृक्षों को प्रतिस्थापित करके जैव मात्रा का प्रबंधन उचित प्रकार से करें तो हम किसी निश्चित दर पर ऊर्जा की नियत आपूर्ति सुनिश्चित कर देते हैं। इस प्रकार के स्रोत जिसका कि पुनर्जनन हो सकता है उस ऊर्जा को हम नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत का ज्ञान हमने प्राप्त किया। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर आप अच्छी तरह समझ के करिए।